ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। 54 सीटों के साथ आज शाम 6 बजे के बाद यूपी असेंबली इंतखाब का इख्तिताम हो जाएगा, यानी 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 54 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक की पोलिंग फीसद भी अब हमारे सामने है, जो ये इशारा करता है कि 35.51% अब तक पोलिंग हुई है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पोलिंग 1 बजे तक चंदौली में रिकॉर्ड की गई है। तो वाराणसी की बात करें, इस हवाले से हम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि वाराणसी और चंदौली, जौनपुर और साथ ही गाजीपुर और इसके अलावा सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। हर इलाकों की वोटिंग फीसद भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसको बताएंगे भी। 2 हमारे रिपोर्टर भी जुड़ रहे हैं जो इस वक्त कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या वो जहन में रख कर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो दोपहर 1 बजे तक 35.51% यानी तकरीबन 36 पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा चंदौली में रिकॉर्ड की गई है। अब धीरे धीरे वक्त बढ़ेगा तो वोटर्स की तादाद और बढ़ेगी, क्योंकि दोपहर का सहपहर का वक्त है। हो सकता है शाम में पोलिंग बूथ पर लोग ज़्यादा पहुँचे, लेकिन पिछले चौथे, पाँचवें, छठे मरहले की बात करेंगे तो 60% से ज़्यादा पोलिंग फीसद रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, जिस के हवाले से सियासी जानकार का ये मानना है कि वोटिंग फीसद पहले अच्छी रिकॉर्ड की जाती थी, लेकिन इस बार कम रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसके माने क्या निकाले जाएं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं अभिषेक आजमगढ़ से, साथ ही तारिक कमर जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उन वोटर्स की तस्वीरें देख रहे हैं जो आज पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और जिस स्टूडेंट की, तालिबा की इस वक्त तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वाराणसी में वोट करने पहुंची हैं और ये यूक्रेन से वापस लौटी हैं। यानी ये तालीम हासिल करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन गई थी और उसके बाद जब वहां से इवैक्यूएट बच्चों को किया जा रहा है, हिंदुस्तान पहुंची और यूक्रेन से वापस लौटने के बाद इन्होंने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या कुछ कहा ये हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि यूक्रेन से इवैक्यूएट हुए तलबा के हवाले से सियासी पार्टियों ने चुनावी सभा में क्या कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को कहा और साथ ही ऑपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाया कि आज जब हम यूक्रेन से बच्चों को निकाल रहे हैं तो इस पर भी सियासी पार्टियां जो है सियासत कर रही हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सबको साथ मिलकर रहने की ज़रूरत है। ये तालिबा जो अपना वोटर आईडी कार्ड वोट करने के बाद दिखा रही, इन्होंने क्या कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अक्टूबर में यूक्रेन गई थी और अभी मैं परसों वापस आई हूँ। वोट देने आई हूँ। जो भी सरकार आए वो हमारे बारे में, जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स आए उनके लिए सोचे। और जो हमारे प्रधानमंत्री से यही कहूँगी कि जो हमारे मेडिकल की सीट्स बढ़ा दे, ताकि हम जो बाहर जाते हैं वो अपने देश में ही पढ़ाई कर सकें। उसको अभी हम बयां ही नहीं कर पाएंगे। मैंने अगर एक एक पल वो बम में रही है तो एक एक पल हम लोग मरे हैं यहाँ, क्योंकि हम लोग के लिए कोई वहाँ था नहीं जिसको हम लोग कुछ कह सकते थे। एक अनजान देश था। मेरी बेटी वहाँ अकेले, इधर हम लोग। सिर्फ भगवान का सहारा था और ये सरकार जो थी उन्होंने बहुत हेल्प किया। बहुत हेल्प किया सरकार ने, लेकिन तालिबा की भी बात आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे इंडिया में इतने सीट्स होती तो वो बाहर नहीं जाती, इसलिए वो सरकार से अपील करती हैं कि मेडिकल कोटा जो है वो बढ़ाया जाए, सीट्स बढ़ाई जाए, ताकि हमें दूसरे मुल्कों का रुख ना करना पड़े। साथ ही वो इजहार तशक्कुर भी करते हुए नजर आई हैं, उनकी वालिदा भी, कि मरकज़ी हुकूमत ने इस हवाले से बहुत अच्छा कदम उठाया ताकि उनकी बेटी आज उनके साथ है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका हम रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अब्बास साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, हमारे हमरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल आपका मोहम्मद अब्बास साहब। और साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मुस्कुराते चेहरे के साथ स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। शुभेंदु साहब, कैसा लग रहा है ये 7वां चरण और आखिरी चरण? क्या मिल रहे हैं आपके वॉलंटियर्स से रिपोर्ट? सर ना, जब हम हाई स्कूल और 12th के एग्जाम देते थे ना, तो लास्ट पेपर होता था ना, हाँ, कि इस पेपर के बाद खूब मस्ती करेंगे, वैसा कुछ माहौल लग रहा है मेरे को। लगातार 7 पेपर देने के बाद, 7 मलहे में रखने के बाद, वो जो पहला टेस्ट था जिसका मैं
54 सीट 58 सीट को देख रहा था। तो अब लग रहा है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है 2-3 घंटे में, और फिर रिजल्ट की तैयारी करेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अच्छी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बना रहे हैं, अच्छी तरीके से बना रहे हैं। रिजल्ट की तैयारी आप जश्न मनाने की करेंगे? रिजल्ट की तैयारी तो जनता मतलब बंद ही कर रही है ईवीएम में अपनी हक राय दही। मैं वही कह रहा हूँ, जो रिजल्ट आने वाला है वो 10 तारीख को आने वाला है। हाँ। और जब हम लोगों के पेपर हो जाते थे तब वो एक आंसर शीट दिखाई जाती थी ना, हाँ। कि आपने आंसर में क्या लिखा था और ये एक्चुअल आंसर है। ये अभी आप लोग कुछ देर के बाद 6 बजे के बाद से चालू हो जाएगा आपके यहाँ पे, कि क्या क्या एग्जिट पोल्स क्या है क्या नहीं है। आप भी अपने चैनल पे दिखाओगे, कई चैनलों पर मैं भी हूँ। मेरा ये कहना है इसमें कि हमने अपनी जो बहुत मेहनत कर सकते थे यूपी में, हमने सरकार बनने के बाद 2017 के बाद जो जो चीज़ें हम कर सकते थे हमने किया है। कुछ कमियां रही होंगी उसको आगे करेंगे। अगले 100 दिन के लिए हमने प्लानिंग करी हुई है कि हमारी सरकार आएगी तो कौन कौन से मुद्दों को हम अच्छी तरीके से लेने वाले हैं फर्स्ट 100 डेज में। प्लस ये तो पूरे कॉन्फिडेंस के को भी हमने साथ बहुत आप अच्छी कह तरीके रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी के लीडर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराहट तो दोनों के चेहरे पे है। आप कह रहे हैं कि आखिरी पेपर को लेकर हम खुश हैं और जश्न मनाने की तैयारी। तो समाजवादी पार्टी के खेमे में क्या चल रहा है, आखिरी मरहले पर क्या कुछ आपकी राय अब्बास साहब? मुकाबला तो कांटे का है। जनता बोल रही है कि लहर बड़ी करारी है, लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। पहले चरण से जो किसानों ने जो हल चलाया सांप्रदायिकता का कीचड़ सुखा दिया। जब कीचड़ सूख गया तो कमल मुरझा गया। वही लहर पूर्वांचल में पिछड़ों का, दलितों का और सर्वहारा समाज, वो पूर्वांचल का आदमी जो कोरोना काल में खाली पेट नंगे पांव लगातार मई जून में सड़कों पर गया था, पैर के छालों से खून लाल हो गया। वो बेरोजगार जिसने 5 साल लाठियां डंडे खाए, वो सब अपना अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। ना बुल बचेगा ना बुलडोजर बचेगा। अच्छा, गोरखपुर के बाबा को गोरखपुर में बैठा दिया। गोरखपुर के बाबा को पार्टी का जो गोरखपुर बड़ा में नारा बैठा था, दिया जाएगा, ना बुल 300 बचेगा ना बुलडोजर बचेगा। लेकिन इस 54 सीटों पर आपकी राय क्या है? इन 54 सीटों का 2017 की अगर हम बात करेंगे तो बहुत कम सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जो कि 11 थी। इस बार तस्वीर बदलेगी क्या? बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि सियासी जानकार ये मानते हैं कि ये जो मरहला है 7वां और आखिरी, ये बहुत टफ है। इस बार देखिए, इसमें 2 बड़ी वजह है पूर्वांचल पे बचेंगी। हाँ। जिस तरह से बाबा जी की विख्यात दुश्मनी ब्राह्मणों से थी, और जिस तरह से पूरा जो वज्रपात ब्राह्मणों पर करा, विनीत तिवारी से लेके और जबरदस्ती गाड़ी पलटा दी। जिस आदमी ने सरेंडर कर दिया, कानून उसे फांसी देता जो करता, लेकिन गाड़ी पलटा दी। ब्राह्मणों की हत्याएं, हजारों ब्राह्मणों को गोली मार मार कर, व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण। तो ब्राह्मण ने फरसाराम जी का रूप धारण कर लिया और उठा रखा है फरसा, वो तो छोड़ेगा नहीं। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर जी हो और बहुत सारे पिछड़े जिन्होंने 5 साल धोखा दिया, वो सब लामबंद होकर समाजवादी पार्टी के साथ है। और वो वर्ग जो हर समाज में है, जो महंगाई से त्रस्त है, 200 रुपए लीटर पार सरसों का तेल है, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद 150 पहुंचाएंगे तेल। ये तो खामोश थे कि जो मजबूरी में वोट के चक्कर में धोखा दे रहे थे लोगों को, अभी बढ़ाएंगे तेल के पैसे, सामोती देखना। और लोगों ने तमाम दुविधाओं का, तमाम संकटों का, अच्छा, ये बात सिर्फ अब्बास साहब ही नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस बात का चलन जो है आम हो चुका है, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, कि जैसे ही चुनाव कंप्लीट होंगे, देखना भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी ब्रेक लगा रखा है सरकारी तेल कंपनियों को, जैसे बार बार ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता सरकारी तेल कंपनियों के दाम को बढ़ाना और घटाना, ये तो सरकारी तेल कंपनियां करती हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी टैक्स आप लेते हैं। तो अभी ये जैसा अब्बास साहब ने कहा कि देखना जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही बढ़ जाएंगे, ये क्या माजरा है? इतना कॉन्फिडेंस के साथ सब कह रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, 2 चीजें हैं। क्या बीजेपी को लोग समझने लगे हैं क्या? नहीं,
देखिए, ये कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होती, अभी जिस तरीके से यूके और यूक्रेन, यूएस और रसा और यूक्रेन का मैटर चला है, तो 12 दिन इंटरनेशनल से चल मार्केट रहा है हर ना, प्रोडक्ट, बढ़ना था तो पहले ही बढ़ जाना था। देखिए 12 दिन से चलने के बाद आज जो आपको ये मालूम होगा, पहले ये डेली एवरेज निकालते थे, अब मतलब अभी डेली एवरेज निकालते हैं, पहले उन्होंने वीकली एवरेज या 15 दिन का एवरेज निकाला जाता था। अभी कोई भी बाइंग नए रेट पे अब नहीं डेली हुई है। एवरेज क्यों नहीं आगे की निकल रहा? बाइंग अब जो चुनाव का परचेज इंतजार होगी, क्यों? जो रेट आ रहे हैं, यही तो वो जनता आगे पूछ की रही बाइंग के है हिसाब से आ अवस्थी रहे हैं। जी इंटरनेशनल कि अब डेली जो क्यों नहीं ऑयल का निकल रहा? 12 दिन प्राइसिंग से बढ़ाना इंक्रीजिंग है, शुरू वो करते। नेक्स्ट लॉट आने वाला है। तो मेरे को लगता है प्राइस तो बढ़ेगा। आप हम तो इस ये तो चैनल पहले पे भी बढ़ सकता था ना, छठे सातवें चरण में बढ़ सकता था। तो इसका मतलब है बीजेपी सरकार ने, मरकजी सरकार ने रोक रखा है। अब आपको ऐसा लगता है तो नहीं, आप सोच हमको नहीं सकते हो। लगता है, लोगों को लगता है, तो इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। ये तो ऑयल सरकार के कंपनी हाथ को में डिसाइड है करना पक्का। होता है। ऑयल कंपनी की वो फ्री है कब प्राइस बढ़ाएं कब प्राइस कम करें। हम लोग उनको यदि रेगुलराइज क्यों? करेंगे हाँ, तो 12 फिर दिन आप से युद्ध कहोगे कि चल रहा है, उन 12 कंपनियों दिन को से कंट्रोल करते डॉलर हैं। बढ़ा, तेल एक पे सेकंड, डॉलर एक का सेकंड, रेट अब्बास बढ़ा साहब ये हुआ कह है, रहे हैं कि हम तेल लोग तो अगर महंगा हो रहा है। रेगुलराइज करेंगे इस बात को, पूरी करिएगा शुभेंदु साहब। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक पहले तो ये कंट्रोल था सरकार के पास कि हाँ, कब प्राइस कितना बढ़ाना है कम करना है। और 2010 के बाद पहले तो पेट्रोल फिर डीजल को हमने डिकंट्रोल किया अपने पास से। तो ये हमारे पास अब इसका कंट्रोल नहीं है, प्राइस कितना बढ़ना चाहिए कितना कम होना चाहिए। बट मेरे को भी लगता है कि चुनाव के बाद प्राइस बढ़ेगा जरूर, पेट्रोलियम का कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को भी ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा। इनके हाथ में कुछ नहीं है अब्बास महाराज साहब। धोखा मत दीजिए। ये तो सातवें मरहले से ही कहने लगे हैं, क्यों? सातवें मरहले तेल के कंपनियां साथ ही कहने जर्मन लगे। जापान की हैं, भारतीय तेल कंपनी नहीं। हाँ, तेल कंपनियां जर्मन जापान की है, भारत की नहीं है। कोई भी तेल कंपनी है, कोई भी कंपनी भारत के नागरिक हमको को इनकी हित नहीं आवाज कर नहीं आ रही है सकती। बिल्कुल भी, क्या बोल रहे हैं। $135 तक तेल गया ठीक है, था, आप तक आवाज जब पहुंचेगी। 60-70 रुपए तेल नहीं हुआ था। $135 तेल जा चुका है। ये अच्छा, वाकई में क्या देखिए, है? ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये मरकजी सरकार मैं कह यह रही है कि कहना उनके हाथ यही में तो है कुछ कि जब नहीं है। 135 तो ये कुछ नहीं है तो ये सात के बाद ही ये बढ़ेंगे दाम? ये कुछ समझ नहीं आ सात रहा है के अब्बास बाद साहब और देखिए शुभेंदु हमारे साहब। कुछ सना जी, सब मैं तो कुछ बिल्कुल आपको सही सा सब जवाब कुछ देता हूँ बाहर इसके ऊपर। सब कुछ 11 केंद्रीय तारीख, 12 सरकार के तारीख हाथ को में होता है। ये 12 दिन से इनका नंगा नाच लोगों ने देख लिया। इन्हें वोट चाहिए था तो तेल 2 महीने से नहीं बढ़ा है। इनका लालच खत्म, जनता पे फिर तेल का लालच चक्र चला देंगे। खत्म, $135 जनता पे तक भार शुरू। पिछली शुभेंदु सरकारों साहब, में जो बीजेपी की जब जब नहीं मरकजी थी। सरकार के अब्बास- कंट्रोल में कुछ होता नहीं है तो फिर जनता पे- भरोसा क्यों करें जी। सरकार पर अवाम? एक बात एक सुनो, सेकंड शुभेंदु साहब। हाँ, अब्बास साहब ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे ये जो पैसा आएगा ये किसी पर्टिकुलर भाजपा के जेब में चला जाएगा या किसी पार्टी के नेता की जेब में चला जाएगा। जो भी पैसा आता है, जो भी टैक्सेस जमा होता है, वो सरकार के खाते में जमा होता है और सरकार उसको एक्सपेंड करती है। जाएगा अडानी इसको इस अंबानी तरीके से कंपनियों बोल का रहे हैं। पैसा माफ होता है। 9 लाख करोड़ रुपए एनपीए किया जाता है। जाता कैसे नहीं पैसा? सरकारी फंड जो माफ होता है 9 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी का उसी पैसे से होता है माफ। आप मूर्ख समझते हो जनता को। सरकारी पैसा माफ होता नहीं होता एनपीए से। बताइए शुभेंदु साहब। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अब्बास साहब आप बीच में बोलोगे तो मेरे को इस तरीके से डिबेट करने की आदत नहीं है, किसी भी चैनल पे नहीं करता हूँ। आप जब बोलते हो तो मैं नहीं बोलता हूँ, आप मेरी बात सुन लो। जनता और समाजवादी पार्टी ये पूछना चाहती है कि अगर जब बढ़ने थे दाम, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बैठकर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कल से या फिर आने वाले दिनों में कीमत में इजाफा हो, तो ये इजाफा पहले क्यों नहीं हो सकता था? मतलब पहले भी तो हो सकता था ना, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस जो है ना, कन्फ्लिक्ट जो है बहुत दिन से चल रहा है ना, 12 दिन कंप्लीट हो चुके। देखिए, हम लोगों ने पीछे एक्साइज ड्यूटी कम करके प्राइस डाउन किए थे, 7 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए और कई जगह पे। तो जब बढ़ेगा तो करेंगे क्या? जनता को राहत देंगे नहीं? सना जी मेरी पूरी बात समझ लो है, मैं पूरी बात खत्म कर लूँ उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। और अभी ये 13 तारीख को मीटिंग शेड्यूल्ड है जो ऑयल कंपनियों की इस विषय के ऊपर, कि अभी यदि इस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है तो क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए हमको। अब इंटरनेशनल मार्केट में यदि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो 2 तरीके हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार करती थी कि उसका जो नुकसान होता था वो सरकार अपने ऊपर लेती थी,
फिर उन्होंने सोचा कि इससे गलत हो जाएगा, हम इसको क्यों ना ऐसा करें कि इसको डिकंट्रोल कर दें। जैसा प्राइस बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, जैसा कम होगा वैसे कम होना चाहिए, एक फार्मूला बना दिया उन्होंने। ठीक है। उस फार्मूले के बेसिस पर हाँ। उस फार्मूले के बेसिस पर ये सरकारें चल रही हैं। 13 तारीख या 14 तारीख को मीटिंग है, उसमें तय होगा। और जरूरी नहीं है प्राइस बढ़े, मैं आपको आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि ये डिसाइड होगा